हा हा। दीवार पर हंसी गूंज रही थी। सभी लाल कवच सैनिक बहादुर का मजाक उड़ा रहे थे कि वह पागल है। लेकिन एक सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ। मोटी दीवार में एक बड़ा सा छेद बन गया। बहादुर दीवार को भेदता हुआ अंदर घुस गया और छेद के आसपास दरारें पड़ने लगी। कुछ सेकंड बाद और भी जोरदार धमाके के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। दीवार पर मौजूद दर्जनों लाल कवच योद्धा मलबे में दब गए। बाकियों की हंसी अब पूरी तरह से थम गई। उनके चेहरे पर हैरानी थी। अब पागल कौन था? उनके दिमाग कुछ पल के लिए सुनना पड़ गए। शहर में घुसे बहादुर ने अचानक गर्जना की, भाभी को मुझे सौंप दो। उसकी आवाज बिजली की तरह थी। उसी समय ध्रुव के पास खड़ा वीरण हिला। वो पल में आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया और फिर तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां सबसे ज्यादा लाल कवच वाले योद्धा इकट्ठा थे। उसकी आंखें कुटिल हो गईं, जैसे नरक से उतरता कोई दूत हो काल शाप। उसकी उंगलियों से एक काले रंग की धुंध निकली और दीवार पर खड़ा जो भी लाल कवच वाला योद्धा उसकी चपेट में आया, एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। फिर मूर्तियों की तरह टूट गए। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सब एक झटके में मारे गए। ध्रुव के दिमाग में सिस्टम की आवाज पागल हो गई। एक्सपी पॉइंट्स बाढ़ की तेजी से बढ़ रहे थे। शहर के आसमान में वीरण की उदास आवाज गूंजी, भाभी को मुझे सौंप दो। हजम शहर का आसमान आग और बिजली से थरथरा रहा था, मानो स्वर्ग और पाताल एक महाकाव्य युद्ध के लिए आमने सामने आ गए हों। काले बादल गड़गड़ाहट कर रहे थे और बिजली की चमक बहादुर और वीरण के चारों ओर नाच रही थी, जैसे वे युद्ध के अवतार हो। बहादुर और वीरण दोनों ब्रह्मवीर की शक्ति से लबरेज देवताओं की तरह हजम शहर की धरती और आसमान में खड़े थे। उनके पीछे अरहत और मीनराज ध्रुव के अगल बगल आसमान में तैर रहे थे, मानो दो नरकदूत यमराज के साथ उतर आए हों। उस पल पूरा शहर सन्नाटे की चपेट में था। लाल कवच वाले योद्धा एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वे बस उन्हें बेवकूफी भरी नजरों से देखते रहे। तभी दीवार की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा एक एल्डर, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया था, चिल्लाया, इन कुत्तों को कुचल दो और घुटनों पर बिठाओ। उसके आदेश के साथ ही सभी लाल कवच वाले योद्धा समुद्र की लहरों की तरह पांचों की ओर उड़े। हा हा। बहादुर ने एक खतरनाक फिर भी मासूम सी मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथ नीचे किए और थंडर हथौड़ा उसके हाथों में बिजली की तरह चमक उठा। वो पीछे हटने की बजाय खुद एक तूफान बनकर दुश्मनों की ओर झपटा। वीरण भी पीछे नहीं रहा। उसकी काल शक्ति हवा में एक काली आग की तरह लहरा रही थी, जैसे मृत्यु का काला साया। लाल कवच वाले योद्धा बेहद शक्तिशाली थे। वह कासिमों की कुलीन सेना थी। सभी के स्वर्गवीर होने के साथ उन्हें धरती की सबसे खतरनाक सेना माना जा सकता था। लेकिन बहादुर और वीरण के सामने वह गाजर मूली की तरह थे, जो पूरी तरह काट दिए गए। कोई बिजली की तरंग से झलकर मर रहा था, तो कोई पत्थर की मूर्ति बनकर चूरा चूरा हो रहा था। लाल कवच सेना बिल्कुल नहीं टिक पाए। बहादुर और वीरण बहुत भयंकर थे। दोनों इस समय ब्रह्मवीर थे, तो उनके लिए लाल कवच योद्धा जो स्वर्गवीर थे, खिलौने की तरह थे। अचानक बचे कुचे लाल कवच योद्धा रुक गए और पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और दुख भरी चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। यह इंसान नहीं है, मुझे बचाओ। यह आदमी राक्षस है, शैतान है, मुझे बचा लो। उनकी चीखें आकाश में गूंज रही थीं और उनका साहस पिघल चुका था। वो पीछे हट रहे थे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और उनके हथियार जमीन पर गिर रहे थे। डर एक जंगल की आग की तरह फैल रहा था, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। बहादुर अपनी पीठ पर ड्रैगन ताबूत और हाथों में ठंडर हथौड़ा लिए एक छलांग में मीनार के शिखर पर उतरा। उसकी नजर उस एल्डर पर टिकी जिसने अभी आदेश दिया था। बहादुर की ठंडी मुस्कान ने हवा को और भारी कर दिया। उसने कहा, तो तू ही है वो जो हमें घुटनों पर बिठाना चाहता था। एल्डर का चेहरा डर से थरथरा रहा था। वो कांपते स्वर में बोला, तू क्या करना चाहता है राक्षस? बहादुर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो स्वर्ग को भी भस्म कर सकती थी। एल्डर के आसपास के लाल कवच वाले योद्धा धीरे धीरे पीछे हटे, जैसे कोई शिकारी उनके करीब आ रहा हो। एल्डर ने फिर से चीख कर कहा, तू क्या चाहता है? बहादुर अभी भी चुप था। सीसी उसे घूरता रहा। उसकी यह चुप्पी उस एल्डर की हिम्मत को तोड़ गई। वह लगभग रोते हुए बोला, भाई, तू कुछ बोलेगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तू चाहता क्या है? तूने कहा था ना हमें घुटनों पर बिठाएगा। बहादुर की आवाज आसमान में बिजली की तरह कड़की। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि आसपास के योद्धाओं के कानों से खून बहने लगा और कुछ के दिल दर्द से थम गए। एल्डर का दिल टूट चुका था। वो घुटनों पर गिर पड़ा।
लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह झुक पाता, बहादुर का हथौड़ा हवा में लहराया। मेरे मास्टर के सामने घुटने टेक। एल्डर उड़कर सीधे ध्रुव के सामने जा गिरा। वो हवा में ही घुटने टेक कर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। मास्टर ध्रुव, मुझ पर दया करो, मैंने गलती की, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। ध्रुव ने एक ठंडी कुटिल मुस्कान बिखेरी। तुझे माफ कर दूं, लेकिन अब देर हो चुकी है। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड हवा में चमकी और अगले ही पल एल्डर का सिर हवा में उड़ गया। खून की फुहार बारिश बनकर नीचे गिरी। सिस्टम की आवाज गूंजी। एक्सपी पॉइंट्स की एक और लहर उमड़ी। सबको खत्म कर दो, उसने गर्जना की। इन योद्धाओं से मिलने वाले एक्सपी पॉइंट्स बहुत शानदार थे। उसका लेवल बढ़ने की कगार पर था, तो वह इस मौके को कैसे गवा सकता था। हा हा। बहादुर और वीरन ने एक दूसरे को देखा और उनकी हंसी आसमान में गूंज उठी। वीरन की काल शक्ति और प्रचंड हो गई, और जहां वो गया वहां मृत्यु का नंगा नाच शुरू हो गया। बहादुर का हथौड़ा बिजली की तरह गिर रहा था, और हर हमले के साथ दर्जनों योद्धा धूल में मिल रहे थे। योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह। कासिमो की हवेली में तूने क्या कहा? कासिमो का चेहरा गुस्से से लाल था। सारे लाल कवच योद्धा मारे गए। यह कैसे संभव है? वह सभी अगर किसी अनंत वीर से भी टकराए तो उसे भी मार सकते हैं, फिर वह इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? तूने कहीं कुछ गलत तो नहीं देखा? कासिमो का दिल ठंडा पड़ गया। उसकी कुलीन सेना, जिसे वह ब्रह्मवीर स्तर के योद्धा के खिलाफ भी अजय मानता था, 1 घंटे में राख हो गई थी। हॉल में मौजूद अन्य एल्डर्स के चेहरे उदास हो गए। ग्रेट एल्डर, अब हम क्या करें? लाल कवच सेना का खात्मा हो चुका था, तो अब ध्रुव को कौन रोक सकता था? कासिमो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी तर्क बुद्धि नहीं खोई, बल्कि वह और शांत हो गया। उसकी नजरें कुटिल हो गईं और उसने भारी आवाज में कहा, शत्रुघ्न, तूने मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कौन असली चारा है। उसे अब सब समझ आ गया था। शत्रुघ्न ने जानबूझकर शहर की रक्षा उसे सौंपी थी, ताकि ध्रुव उसकी लाल कवच सेना को खत्म कर दे और उसकी सत्ता को उसे कोई खतरा ना रहे। ध्रुव अपनी लड़की को बचाने आया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। शत्रुघ्न, तूने उसकी लड़की को पकड़ा है, अब मैं देखता हूं कि तू कैसे बचेगा। फिर उसने आदेश दिया, सब पीछे हटो और कोई भी ध्रुव को नहीं रोकेगा। वो ध्रुव से नहीं डरता था। उसे भरोसा था कि अपनी शक्ति के बलबूते वो उसे दबा सकता है, लेकिन शत्रुघ्न की चालबाजी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह। कुलपति महल में शत्रुघ्न के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। कासिमो, इस बार मजा आया। मुझसे टकराने का अंजाम बहुत घातक होता है। हाँ, उसके सामने खड़ा एक एल्डर घबराया हुआ था। उसने कहा, कुलपति ध्रुव जल्द ही यहाँ होगा, अब हम क्या करें? शत्रुघ्न ने ठहाका लगाया। एक तोते से क्या डरना जब उसकी जान मेरी मुट्ठी में है। हाँ, वो बिल्कुल भी ध्रुव को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसके लिए ध्रुव एक मछली था जो उसके जाल में पहले ही फंस चुकी थी। उसने आदेश दिया, उसे महल में आने दो, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह। हजम शहर की सड़कें सुनसान थीं, दुकानें बंद थीं, हवा में खून और मृत्यु की गंध थी। पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन चुका था, मगर ध्रुव और उसके साथियों के लिए यह एक युद्ध का उत्सव था। आधे घंटे बाद वह कुलपति महल के सामने खड़े थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हवा में हत्या की मंशा तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बहादुर ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, मेरी भाभी को मुझे सौंप दो। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं पूरे अंबरक कुल को कब्रिस्तान में बदल दूंगा। यह कहते हुए उसने हथौड़ा जमीन पर पटका और धरती हिल उठी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। बहादुर ने झुंझलाते हुए कहा, मास्टर, कहीं वो कायर डर कर भाग तो नहीं गए? तभी वीरन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अंदर एक खतरनाक आभा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली खतरनाक आभा। बहादुर ने गुस्से में हाथ झटका, थंडर हथौड़ा पकड़ा और ड्रैगन ताबूत को पीठ पर लादे बड़े बड़े कदमों से महल में घुस गया। मुझे देखने दो, यह आभा कितनी खतरनाक है। लेकिन तभी ध्रुव ने चिल्लाया, फॉरेशन, यहाँ एक फॉर्मेशन है। ध्यान से बहादुर पागल, उसके इस कदम से तीनों वॉर गॉड भी चौंक गए और तेजी से आगे बढ़े। यह फॉर्मेशन बहुत चालाकी से गढ़ी गई थी। ध्रुव को फॉर्मेशन की शक्ति का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जब बहादुर फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुका था तो ध्रुव और बाकियों ने रुकने की जरा भी कोशिश नहीं की। वीरन दूसरा था जो फॉर्मेशन में घुसा। वह भी हथिम की तरह पलक झपकते ही गायब हो गया। अरहत और मीनराज भी उसके पीछे पीछे गए और गायब हो गए। ध्रुव ने भी उनका पीछा किया।
उनके बीच का समय अंतर आधे सेकंड का भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फॉर्मेशन में कदम रखा, उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूर्वज रुद्रदेव भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ध्रुव ध्यान से रहना, यह फॉर्मेशन डॉक वर्ल्ड से आई है। भले ही यह वहां की फॉर्मेशन जितनी मजबूत ना हो, पर यहां मौजूद फॉर्मेशन की तुलना में यह कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर से डॉक वर्ल्ड ध्रुव के दांत भिंच गए। उसका गुस्सा लावा की तरह उबल रहा था। कम भक्त, मैं उस डॉक वर्ल्ड को राख कर दूंगा। देखता हूं वो किस तरह की दुनिया है। तुरंत उसने अपनी चेतना को चारों ओर फैला दिया। वह बाकी चारों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वहां कोई अदृश्य दीवार हो, वह किसी की शक्ति को महसूस नहीं कर पाया। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, इस तरह की फॉर्मेशन में आने के बाद हर कोई अलग अलग आयाम में पहुंच जाता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक ऐसी फॉर्मेशन है जो तुम्हारे दिल दिमागी डर को सामने लाती है। जो कुछ भी तुम्हें डराता है वो बाहर आ जाएगा। मुझे चिंता है। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो ध्रुव को काबू करके किसी भी खतरे से बचा सकते थे, लेकिन यह दिल का मामला था। वो इसे काबू कैसे करते? ध्रुव ने पूछा। दिमागी डर बाहर आएगा। पूर्वज, इसका मतलब क्या है? उसके बोलने से पहले ही हवा में शत्रुघ्न की छवि प्रकट हुई। ध्रुव ने मन ही मन कहा, पूर्वज, मुझे उससे डर नहीं लगता। फिर उसका चेहरा क्यों दिख रहा है? पूर्वज रुद्रदेव कुछ नहीं बोल सके। शत्रुघ्न मुस्कुराते हुए बोला, ध्रुव, दिलवेग फॉरेशन में तुम्हारा स्वागत है। बकवास बंद कर। शत्रुघ्न ध्रुव की आवाज बिजली की तरह गूंजी। मेरे भाइयों को छोड़ दे, मेरी इनाया को छोड़ दे, और मैं इस शहर को राख होने से बचा लूंगा। शत्रुघ्न की हंसी और ठंडी हो गई। सौदेबाजी, तू मुझसे सौदेबाजी करने की औकात रखता है? यह मेरा खेल है। ध्रुव, यहां तू सिर्फ एक कीड़ा है। औकात? ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुझे उनसे सख्त नफरत है जो मेरे सामने औकात की बात करते हैं। ऐसे लोग मेरे हाथों बहुत बुरा मरते हैं। इस दौरान उसका दिमाग लगातार फॉर्मेशन तोड़ने के तरीके सोच रहा था। शत्रुघ्न ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। ध्रुव, अगर तू मेरी बात मान ले तो तेरे चारों वक्त गॉड भाई, तेरी प्यारी इनाया और दक्षिण तरंग महाद्वीप में तेरा परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। बस मेरे सामने घुटने टेक दे। शत्रुघ्न को दिल वेग फॉर्मेशन पर पूरा भरोसा था। यह एक भ्रामक संरचना थी जो किसी के दिल में मौजूद सबसे बड़े डर को देख सकती थी और उसे वास्तविक बना सकती थी। कोई इसे तोड़ नहीं सकता था। ध्रुव ने कहा, बकवास बंद कर। शत्रुघ्न, तुझे मेरी फितरत अच्छे से पता होगी। तुझे यह भी पता होगा कि मुझे छूने का अंजाम क्या होता है। जब मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं तो बेशर्मी मत कर, वरना तू अपने बेटे से भी बदतर मरेगा। उसने अंदर ही अंदर कहा, पूर्वज, कोई रास्ता मिला। आपने एक बार कहा था कि हम फॉरेशन के मूल को तोड़कर किसी भी फॉर्मेशन से बाहर निकल सकते हैं, तो क्या आप इस फॉरेशन के मूल को नहीं ढूंढ सकते? ध्रुव इस बारे में जानता था, लेकिन इस फॉर्मेशन का स्तर धरती की किसी भी फॉर्मेशन से बहुत ऊंचा था, तो इसे तोड़ना तो दूर, वो इसके मूल को भी नहीं ढूंढ सकता था। केवल पूर्वज रुद्रदेव ही एकमात्र सहारा थे। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाया। दिलवेग फॉर्मेशन का कोई निश्चित मूल नहीं होता और हर आयाम का मूल अलग होता है। यह एक मामूली घास का तिनका हो सकता है या वह चीज जो तुझे डराती है। दिलवेग फॉर्मेशन एक ऐसी संरचना थी जिसे डॉक वर्ल्ड में एक उच्च स्तरीय गुरु ने बनाया था, और अभी ध्रुव जिस दिलवेग फॉर्मेशन में फंसा था वह उस फॉर्मेशन के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी। लेकिन फिर भी ध्रुव इसे तोड़ नहीं सकता था। शत्रुघ्न की आंखें कुटिल हो गईं। उसे अपने बेटे की मौत का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसकी हंसी और ठंडी हो गई। ध्रुव, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। या तो कुत्ते की तरह मेरी बात मान, या फिर आज तेरे चारों साथी तेरी लड़की सब मारे। उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड चमकी और एक ही वार में ध्रुव ने उसके चेहरे को खत्म कर दिया। आज मरने वाला सिर्फ तू होगा। उसी पल दिलवेग फॉर्मेशन सक्रिय हुई और ध्रुव के आयाम में एक बहुत ही दुखद आवाज गूंजी। ध्रुव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यह इनाया की आवाज थी। ध्रुव का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वह गर्जा, इनाया तू कहाँ है? वो बिना सोचे समझे आवाज की दिशा में दौड़ा। आधा मिनट बाद एक सफेद शून्य से आयाम में उसने इनाया को देखा। वो एक क्रॉस पर बंधी थी। उसका शरीर खून से लथपथ, उसकी आंखें दर्द और याचना से भरी थी। ध्रुव, जल्दी मुझे बचाओ। कमभक्त पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी। ध्रुव, रुको, यह भ्रम है, दिलवेग फॉरेशन का भ्रम। तू उसे नहीं बचा सकता। यही वह चीज थी जिसका पूर्वज रुद्रदेव को सबसे ज्यादा डर था। वो ध्रुव को बहुत अच्छे से समझते थे। लड़ाई के मामले में उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। चाहे उसका दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। उसकी कमजोरी उसके अपने थे।
यह उसकी सबसे घातक कमजोरी थी। भाई, लड़की, परिवार, जब इन पर खतरा आता वह आसानी से अपना आपा खो देता था। पूर्वज रुद्रदेव को नहीं पता था कि उसका अतीत कैसा था, और उसे यह भी नहीं पता था कि उसने पिछले जन्म में क्या अनुभव किया था। ध्रुव के लिए परिवार इस दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इसे संजोता था। अपने पिछले जन्म में उसके पास सिर्फ दादा और एक छोटी बहन थी, जिन्हें वह हमेशा बचाना चाहता था। पर उसके माता पिता कौन थे, उसे नहीं पता था, और इस जन्म में भी वह अपने रिश्तों को अच्छे से संजोना चाहता था। जब उसने इनाया को दर्द में देखा तो ध्रुव का दिमाग जैसे पागल हो गया हो। वो सीधे सामने दौड़ा और क्रॉस को आधा काट दिया। इनाया को छुड़ाते हुए उसने कहा, ठीक है, ठीक है। इनाया भी तुरंत ध्रुव की बाहों में झपट पड़ी, लेकिन उसी पल ध्रुव का सीना चीर दिया गया। एक खंजर उसके दिल में घुस गया। ताज़ा खून टपक रहा था। इनाया ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई और बोली, तूने कुलपति की बात क्यों नहीं मानी? तूने उसकी बात क्यों नहीं मानी? यह बहुत दर्दनाक था। अगर क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति ना होती तो ध्रुव का दिल चाक हो गया होता, लेकिन उसने अभी जो किया उसका कोई भी पछतावा नहीं था। अगर उसे फिर से करना पड़ता तो वह फिर से वही करता, क्योंकि इस दुनिया में इनाया पहली लड़की थी जो वो उसके सबसे करीब आई थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, वो इनाया नहीं है, वो सिर्फ तेरे दिमाग का भ्रम है। ध्रुव के बोलने से पहले ही पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति उमड़ी। इसने इनाया को उड़ा दिया। इनाया ने एक खून भरी चीख निकाली और बोली, ध्रुव, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। कहती हुई वह शून्य में गायब हो गई। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। आई नो तुम सभी लोग अभी गुस्सा हो। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मैं एपिसोड थोड़ा बहुत लेट लेके आया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की है भाई। मैंने लगभग 4 या 5 एपिसोड 3 घंटे का मैक्सिमम मैंने डाल दिया फ्री में, विदाउट एनी डोनेशन वगैरह। और उसके बाद जब मैंने बोला कि टारगेट कंप्लीट करो, ज़्यादा नहीं 250 का, बिकॉज मैं 1 आवर का लाने वाला था, वो भी 3 दिन तक लगातार से, लेकिन उतना भी तुमसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा भाई कोई फ़ायदा तो है नहीं, ऊपर से यूट्यूब वालों ने बकचोदी कर रखी है। इतनी मेहनत के बाद, इतने दिनों बाद साला ये $100 कंप्लीट हुआ था, 127 के करीब में हुआ था, समथिंग। और महा चूतिया इंसानों ने, जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या कांड कर दिया कि वेरिफिकेशन वगैरह हो ही नहीं पा रहा मेरा, और अलग ही लेवल की बकचोद चल रही। उधर मेरा मूड ख़राब हो गया था, थोड़ा पर्सनल इशू आ गया था, उधर थोड़ा व्यस्त हो गया था, इसके चक्कर में मैं एपिसोड नहीं डाल पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन बोल रहा हूँ, याद रखना। देखो, जैसे कि ना टारगेट कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ था। 3 दिन तक नो पेमेंट, लाइक 10 आवर्स और 20 आवर्स 2 बंदों ने किया था बस। उसके बाद जब मैंने 50 आवर्स का किया तो भाई टारगेट जाके अब कंप्लीट हुआ भाई। पता नहीं मॉर्निंग में कि इवनिंग में कब हुआ था भाई। मैसेज अभी मेरे को आया था ना, मैंने फ़ोन जस्ट अभी खोला था, डायरेक्ट मैं सुबह को उठा, जिम चला गया, मेरा फ़ोन डेड पड़ा था, तो एकदम से अभी आ गया। जैसे ही खोला मैंने फ़ोन तो देखा आ रखा। तो भाई पता नहीं रात को आया था, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी 2 दिन से स्विच ऑफ ही था। 2 दिन क्या, 1 दिन मान के चलो। कल 3 बजे के बाद शाम के टाइम पे उधर से एक ऑफ था, और नेटवर्क भी नहीं था मेरे फ़ोन में 2 दिन पहले, क्योंकि मैं कहीं जा रखा था। उस एरिया में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, तो मैं ऑनलाइन भी नहीं था 2-3 दिन से। तो मान के चलो भाई अभी कंप्लीट हुआ टारगेट, कल या आज जो भी हुआ हो, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इतने दिनों बाद इतना धीरे धीरे काम हो रहा था भाई, कैसे चलेगा। और दिस एपिसोड इज़ इनसेन। ये तो तुम लोगों ने सुन ही चुका होगा अभी तक। जो अभी तक यहाँ सुन रहा है भाई, ठीक है, बढ़िया है। ये एपिसोड के बीच में है भाई, आई एम सॉरी। और एक और बात भाई, तुम लोग ना जो डाउनलोड करके देखते हो ना भाई, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। तुम इसे ना ऑनलाइन सुना करो, क्योंकि ना जो ये व्यूअरशिप होता है ना, यूट्यूब वाले कहते हैं ना भाई कि जितने भी लौंडे हैं ना सिर्फ 3 से 4 मिनट देखते हैं, उसके बाद कट करके चल जाते हैं। मतलब 100 में से 90 बंदे ऐसा करते हैं, ऐसा बोल रहा था यूट्यूब वाला, मतलब उसमें शो कर रहा था। तो ऐसा मत क्या करो, डाउनलोड करके मत देखा करो, कोई प्रॉफिट नहीं होता। मैंने जो बकचोदी अलग होती है। टेलीग्राम पर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, यूट्यूब वाले अलग से ले रहे हैं। और ये जो एपिसोड मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने धांधली करके, मतलब
क्या आप भी लेटे लेटे महीने को लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, कस्टमर लेके आ रहा हूँ। ये लाइन सुना ना, तो ये लाइन काफ़ी हद तक मैं अपने दोस्तों के साथ करके पैसे लेके आ रहा हूँ और एपिसोड क्रिएट कर रहा हूँ। जानता हूँ ज़्यादा बड़ा ये हो गया है। तुम बक 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 आ चलो चलो एंजॉय करो एपिसोड। मैं कल फिर से बकचोदी करने आऊँगा। याना के गायब होते ही एक बार दृश्य फिर बदल चुका था और इस बार प्रकट होने वाली रूबी थी, जो रंगीन फूलों के एक बगीचे में फूल चुन रही थी। लड़के ध्रुव ध्रुव, वो असली नहीं है, वह असली नहीं है, पूर्वज रुद्रदेव ने जल्दी से कहा। उनके दिल में भी बहुत गुस्सा था। यह फॉर्मेशन बहुत घृणित, बहुत नीच थी। अगर ध्रुव के सभी प्रियजन उसे चाकू मारने लगे तो चाहे ध्रुव के पास 100 जाने हो, वह भी काफी नहीं होंगी। ध्रुव ने रूबी को देखा। उसकी शांत मुद्रा को देखकर उसका दिल जैसे मंत्रमुग्ध होने लगा। रूबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लगता है अब मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा। पूर्वज रुद्रदेव ने और कुछ नहीं सोचा। वह अब और किसी को ध्रुव को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता था। अभी का पल बहुत खतरनाक था। अगर खंजर आधा सेंटीमीटर और अंदर चला जाता तो ध्रुव मर चुका होता। पूर्वज रुद्रदेव की भयानक शक्ति निकली और उसने दूर खड़ी रूबी को तुरंत मार डाला। ध्रुव गुस्से से भड़क गया। पूर्वज, ये आप क्या कर रहे हैं? पूर्वज रुद्रदेव बोले, लड़के होश में आ। यह एक फॉर्मेशन है रूबी, और बाकी अभी भी दक्षिण तरंग महाद्वीप में है। उनके यहाँ होने का कोई सवाल ही नहीं। जो कुछ भी तू देख रहा है वह बस एक भ्रम है। यह असली नहीं है। उसी समय कमीने, तूने रूबी दीदी को मारने की हिम्मत की। तू सच में बदल गया है। तू बहुत क्रूर हो गया है। तू वो ध्रुव नहीं रहा जिसे मैं जानती थी। इस आवाज के साथ एक तेज भला हवा को चीरता हुआ आया। इस बार यह तेंदुए की खाल से बने कपड़े पहनी वाणी थी, जो ध्रुव को मारना चाहती थी। हालांकि उसके करीब आने से पहले ही पूर्वज रुद्रदेव ने फिर से शक्ति छोड़ी और उसे भी मार डाला। मरती हुई वाणी की नफरत भरी आंखें ध्रुव के दिमाग में अंकित हो गई। वह एहसास बहुत असहज था, जैसे कि उसने ही वाणी को मारा हो। नहीं नहीं पूर्वज, अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ध्रुव का दिल टूटने की कगार पर था। इस वक्त वह लगभग अपना आपा खो चुका था। रूबी वाणी यह सभी ध्रुव के दिल की सबसे कमजोर कड़ी थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देख वो यह कैसे सहन कर सकता था? ध्रुव कोई भगवान नहीं था, ना ही कोई संत। उसके पास भी भावनाएं थीं। वह ऐसे कैसे अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देख सकता था? उन्हें मरते देख चाहे ध्रुव का दिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो इसे सहन नहीं कर सकता था। कमीने, तूने रूबी दीदी पर कैसे हाथ उठाया? ध्रुव, तू बदल गया है। तू वो ध्रुव नहीं रहा जिसे मैं जानती थी। ध्रुव, तू बहुत नीच है। तूने दक्षिण तरंग महाद्वीप को इतने समय तक छोड़ दिया और एक बार भी हमें देखने नहीं आया। क्या तुझे पता है कि मेघा दीदी तुझे कितना याद करती है? तुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है ना? अब तेरे पास नई लड़की है। तू झूठा है। झूठा, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। इस बार यह स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें तारा, वर्षा और मेघा थीं। ध्रुव को देखते हुए उनकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे वह उसे जानती ही ना हो। तीनों धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ रही थीं। पूर्वज पूर्वज, आप उन्हें नहीं मार सकते। आप फिर से हमला नहीं कर सकते। ध्रुव ने अपने दिल में गर्जना की और साथ ही वह कहता रहा, मैंने ऐसा नहीं किया मेघा। वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं। तभी 3 जोरदार आवाजों के साथ वह तीनों लड़कियां भी मारी गईं। उनकी लाशें खून से लहूलुहान हो गईं। पूर्वज रुद्रदेव ने चिल्लाया, लड़के होश में आओ, यह सब बस भ्रम है। ध्रुव पागल होने की कगार पर था। तीनों को खून से लथपथ देख उसके दिल में हत्या की मंशा और गुस्सा पागलपन से इकट्ठा हो रहा था। वो बिजली की तरह गर्जा, पूर्वज बाहर निकलो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पूर्वज रुद्रदेव भी गुस्से में चिल्लाए, ध्रुव, यह सब भ्रम है। अपने होश मत खो। जल्दी जागो। मैं तो जागा हुआ हूं। उन्हें देखो, आपने उन्हें एक एक करके मार डाला। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या आपको डर है कि मैं आपको डॉक वर्ल्ड वापस नहीं ले जाऊंगा? क्या आपको डर है कि मेरे अपने मुझे पीछे खींच लेंगे? पूर्वज, मैं हमेशा मेहनत करना चाहता था, यह सोचकर कि एक दिन मैं आपको आपका शरीर दिलाऊंगा और डॉक वर्ल्ड वापस ले जाऊंगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे शरीर से अब बाहर निकलो। ध्रुव गुस्से में था। हालांकि पूर्वज रुद्रदेव जानते थे कि यह एक भ्रम है और ध्रुव ने अपना आपा खो दिया है। पर ध्रुव के शब्दों को सुनकर उनके दिल में भी गुस्सा उमड़ आया। फिर दोनों में तीखी बहस छिड़ गई। इसी दौरान दूसरी जगहों पर बहादुर का शरीर खून और घावों से लथपथ था। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ध्रुव खड़ा था। अरहद की भी यही स्थिति थी। उसके सामने भी ध्रुव था। मीनराज भारी घुटनों पर गिरा हुआ था। उसके सामने देवजल कबीले के स्वामी थे। वीरन गहरी नींद में था। अपनी मां की गोद में शांति से सो रहा था। अनजाने में चारों वॉक गॉड्स लगभग पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर थे। मौत से बस एक कदम दूर।
अपने दिल की सबसे कमजोर कड़ियों का सामना करते हुए, जब तक तुम में भावनाएं और इच्छाएं हैं, जब तक तुम्हारे दिल में कोई बंधन है, तुम इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकते। दिल वेग फॉर्मेशन तुम्हारे दिल की सबसे कमजोर कड़ी को मारने की कोशिश करती है। कोई भी इसे सह नहीं सकता। फॉर्मेशन के बाहर शत्रुघ्न जोर से हंसा हुआ। गॉड्स छक भी हमला झेल नहीं पाए। ध्रुव, हाँ MPH2 मेरे सामने कुत्ते की तरह घुटनों पर गिड़गिड़ाएगा, हा हा। शत्रुघ्न बहुत आत्मसंतुष्ट था। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसे कुछ दिन पहले का अमर महल से गठबंधन का निमंत्रण याद आया और उसका दिल और अधिक तिरस्कार से भर गया। अमर महल तो क्या, अगर तू अमृतद्वीप की सबसे बड़ी ताकत है, तुम लोग फिर भी ध्रुव को काबू नहीं कर सके और मैंने बस एक छोटी सी फॉर्मेशन से उसे कुत्ते की तरह कुचल दिया और तुम मुझसे गठबंधन करना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? बस इंतजार करो। जब ध्रुव मेरी बात मान लेगा, जब मैं ड्रैगन क्षेत्र में कदम रखूंगा और ड्रैग्स का गुप्त खजाना हासिल कर लूंगा, तो तुम सब मेरे सामने घुटनों पर बैठोगे। हा हा। शत्रुघ्न आत्ममुग्ध होकर हंसा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने पास खड़े कुछ एल्डर्स से तुरंत कहा, इस पर नजर रखो, चाहे कुछ भी हो घबराना नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। यह कहकर शत्रुघ्न की आकृति चमकी और वह गायब हो गया। वह एक गुप्त कक्ष में पहुंचा जहां हवा में काले कोहरे का एक गोला तैर रहा था। शत्रुघ्न घुटनों पर गिरा और बोला, प्रणाम स्वामी। दिल वेग फॉर्मेशन में पूर्वज निकलो, मेरे शरीर से बाहर निकलो। ध्रुव पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन जब उसका पूरा ध्यान पूर्वज से बहस में उलझा था, उसके आसपास के आयाम में कोई भी प्रकट नहीं हुआ। इससे उसे थोड़ा होश आया और अचानक उसने अपने दिल में चिल्लाया, डेविल गॉड बॉडी। उसकी आकृति तुरंत डेविल रूप में बदल गई। उस पर आयाम की आभा बहुत तेजी से बदली, इतनी तेजी से कि बदलाव का समय ही नहीं था। ध्रुव की कमजोर कड़ी उसके अपने लोग थे, लेकिन डेविल का क्या? डेविल तो वही बनता है जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। इसलिए ध्रुव ने यह रास्ता चुना। डेविल रूप में आते ही उसे पूरा होश आ गया। मुझे इस फॉरेशन को तोड़ना होगा। यह एक भ्रम है। मैं भ्रम को कैसे तोड़ सकता हूँ? कौन सा तरीका? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे कैसे तोड़ूं? भ्रमों को देखना और यहाँ तक कि भ्रम पैदा करना, वह सिर्फ कुछ खास तरह की आंखें ही कर सकती थीं। पर ध्रुव के पास इस तरह की कोई आंखें नहीं थीं। उसने सिस्टम में भी देखा, लेकिन उसे ऐसी कोई तकनीक नहीं मिली। तभी उसके भीतर एरे ड्रैगन की आवाज गूंजी, मास्टर, मैंने हर तरह की फॉर्मेशन और सील तोड़नी है, लेकिन मेरे पास अभी मेरी पूरी शक्तियां नहीं हैं, तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता। पर मैं आपको एक तकनीक दे सकता हूँ, शायद वह आपके कुछ काम आ जाए। कौन सी तकनीक? जल्दी बताओ, ध्रुव हड़बड़ी में बोला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इस वक्त ध्रुव हर कोशिश आजमाने के लिए तैयार था। मास्टर, मैं आपको ब्रह्मनेत्र नामक एक तकनीक सिखा सकता हूँ, एरे ड्रैगन ने कहा। यह तकनीक मेरे एरे ड्रैगन वंश की प्राचीन विरासत है। यह भ्रमों को देख सकती है, उन्हें भेज सकती है और यहाँ तक कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकती है। मगर इसे सीखने के लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत करना होगा। नील ड्रैगन एरे ड्रैगन को ऐसा करने से रोकना तो चाहता था, लेकिन सबसे पहले ध्रुव की जान ज्यादा जरूरी थी, तो उसने उसे नहीं रोका। ध्रुव ने अपने मन को शांत किया। उसका दिल अब भी अपने प्रियजनों के भ्रमों से आहत था, लेकिन डेविल रूप ने उसकी भावनाओं को दबा दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, बताओ, यह ब्रह्मनेत्र तकनीक क्या है? इसे कैसे सीखूं? ध्रुव अब और सहन नहीं कर सकता था। वो वाकई इस तरह के हमले को सहन नहीं कर सकता था, जहां बार बार उसके प्रियजनों पर वार हो। यह बहुत असहज था। ध्रुव के फॉर्मेशन में फंसने की खबर कासिमों तक भी पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही इस बारे में सुना, वह तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या कहा? दिल वेग फॉर्मेशन? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? सामने सिर झुकाए खड़ा लाल कवच योद्धा बोला, ग्रेट एल्ड, ये फॉर्मेशन कुलपति को डॉक वर्ल्ड के उस महान स्वामी ने सिखाई थी। मैंने सुना है कि यह धरती की सभी फॉर्मेशन तकनीकों से ऊपर है। कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। कासिमों ने पूछा, तो अब ध्रुव और बाकियों का क्या हुआ? उस योद्धा ने जवाब दिया, अभी वह सब उसमें फंसे हुए हैं और बुरी तरह कुचले जा रहे हैं। अगर जल्द ही उन्होंने फॉर्मेशन नहीं तोड़ी तो शायद मारे भी जा सकते हैं। कासिमों का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी लाल कवच सेना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन शत्रुघ्न ने केवल एक फॉर्मेशन का उपयोग करके अजय ध्रुव को पूरी तरह दबा दिया था। उसके और शत्रुघ्न के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। कासिमो हारा हुआ महसूस कर रहा था। गुस्से में उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां फड़की और उसने कहा, शत्रुघ्न, जो मुझे नहीं मिला, मैं वह तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। अगर तुझे लगता है कि तू जीत गया है, तो मैं इसे तेरी हार में बदल दूंगा। इसके तुरंत बाद वह अपने साथ बचे खुचे लाल कवच योद्धाओं और उसके पक्ष में खड़े एल्डर्स के साथ सीधे कुलपति महल की ओर निकल गया। एक बार जब ध्रुव शत्रुघ्न के नियंत्रण में आ जाता, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
उसका कोई फायदा नहीं होता। ध्रुव सफलता या असफलता की कुंजी था। जो कोई भी ध्रुव को हासिल कर लेता उसे ड्रैगन क्षेत्र मिल जाता। डार्क वर्ल्ड के उस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वह सब कुछ हासिल कर सकता था जो वह चाहता था। वो अंबरक कुल का प्रमुख बन जाता, बर्बर क्षेत्र का शासक और पूरी धरती का एकमात्र शहंशाह। अगर उसे यह नहीं मिलता, वह शत्रुघ्न द्वारा चींटी की तरह कुचल दिया जाता। आज जब उसकी लाल कवच सेना को चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया, कासिमो ने यह बात गहराई से समझ ली थी। यह दुनिया सिर्फ ताकतवरों का खेल। यदि जिंदा रहना है तो या तो शिकारी बनो या फिर शिकार होने को तैयार रहो। दया और शर्म यहां बस कमजोरों की कब्र खोद देती थी। दिल वेग फॉर्मेशन शत्रुघ्न द्वारा नियंत्रित थी। उसके जाने के बाद यह अपने आप चल तो रही थी, लेकिन गति तेज नहीं थी। वे एल्डर जो फॉर्मेशन पर नजर रख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। वे केवल यह देख सकते थे कि फॉर्मेशन चल रही है। केवल फॉर्मेशन चलाने वाला ही देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। अचानक कुलपति महल के पीछे के दरवाजे पर हलचल मच गई। कमीने, तेरी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? कासिमो ने गुस्से में चिल्लाया। मरना चाहता है? मुझे कुलपति से जरूरी बात करनी है। अगर तुम में से किसी ने मुझे फिर से रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। अब हटो मेरे रास्ते से। एल्डर्स की एक बड़ी लहर महल में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो मुख्य हॉल में पहुंच गए। यहां से वो दिलवेग फॉर्मेशन को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कासिमो की आंखें कुटिल हो गईं। उसने फॉर्मेशन पर नजर डाली और चिल्लाया, कुलपति कहाँ है? एक एल्डर ने जवाब दिया, ग्रेट एल्डर, कुलपति कुछ जरूरी काम से गए हैं। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? क्या ध्रुव को पकड़ने से ज्यादा जरूरी कुछ है? अभी ध्रुव ने हजम शहर में खूनी खेल खेला और तुम यहाँ बैठे हो। क्या तुम भूल गए कि डार्क वर्ल्ड के उस महान योद्धा ने हमें क्या आदेश दिया था? कासिमो ने जानबूझकर कहा। एल्डर ने कहा, ग्रेट एल्डर, ध्रुव पहले ही पकड़ा जा चुका है और उस फॉर्मेशन के अंदर है। वो मरे हुए कुत्ते की तरह दबा हुआ है। वो जल्द ही हमारे काबू में होगा। कासिमो ने हैरानी का नाटक किया और पूछा, फॉर्मेशन में है? मजाक मत करो। वो अभी शहर के द्वार पर था तो फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया? एल्डर बोला, वो सच में फॉर्मेशन के अंदर है। कासिमो ने तुरंत कहा, कौन सी फॉर्मेशन? जल्दी उसे खोलो। उस कमीने ने मेरी पूरी लाल कवच सेना को खत्म कर दिया। मैं उसकी खुद खाल उतारूंगा। फिर उसने अपने साथ आए एल्डर से चिल्लाकर कहा, जाओ फॉर्मेशन में घुसो और उसे पकड़ो। उसके साथ आए लोग तुरंत आगे बढ़े। शत्रुघ्न के पक्ष के एल्डरों ने भी जल्दी से उन्हें रोका। एक एल्डर ने कहा, ग्रेट एल्डर, आप इस फॉर्मेशन में नहीं जा सकते। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं तो कुलपति के लौटने का इंतजार करें। क्या अब तू मुझे कुलपति का नाम लेकर धमकाएगा? कासिमो ने गुस्से में उस एल्डर के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि वह एल्डर रोशनी बनकर दीवार से टकराया और खून की उल्टी करने लगा। अंबरकुल में शत्रुघ्न के अलावा कासिमो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वह दूसरा विकसित व्यक्ति भी था जो अंबरकुल में ब्रह्मवीर था। वो शत्रुघ्न से बस एक लेवल नीचे था। कासिमो ने ऊंची आवाज में कहा, अब भी कोई मुझे रोकना चाहता है? ध्रुव ने मेरे इतने लोगों को मारा है। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह कहते हुए उसने उन एल्डर्स को घूरा जो उसे रोक रहे थे। उसी पल हॉल में एक काली छाया प्रकट हुई और ठंडे लहजे में बोली, अगर वह मरने के लिए अंदर जाना चाहता है तो उसे जाने दो, उसे मत रोको। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। कासिमो ने भी ऊपर देखा और उसकी आंखें क्रूर हो गईं। कालकंटक यह शत्रुघ्न का निजी रक्षक था। यहां तक कि कहा जा सकता था कि वह शत्रुघ्न की छाया था। एल्डर्स के चेहरे बदल गए और सबने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया। कालकंटक का शरीर दिखाई नहीं देता था। वह बस एक काले लबादे की तरह था जिसमें से हमेशा काला धुआं निकलता रहता था। कालकंटक की उदास आवाज गूंजी, ग्रेट एल्डर, अगर आप ध्रुव को सबक सिखाना चाहते हैं तो फॉर्मेशन में अंदर जा सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। कासिमो ने अपनी मुट्ठियां भंच ली। उसका इरादा थोड़ी हलचल पैदा करके फॉर्मेशन को बाहर से तोड़ने का था, न कि उसमें अंदर घुसकर। वो पहले शत्रुघ्न के चंगुल से ध्रुव को आजाद करवाना चाहता था, फिर उसे पकड़ना। कासिमो ने कालकंटक को घूरा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब तेरी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि कुलपति की गैर मौजूदगी में तू ग्रेट एल्डर से जुबान लड़ाए? उसी पल कालकंटक का काला लबादा हिल उठा और एकाएक कासिमो के सामने आ खड़ा हुआ। उसने ठंडी से हरण भरी आवाज में कहा, ग्रेट एल्डर, मुझे तुम्हारी मंशा पता है, तो हद से आगे मत बढ़ो। और तभी लबादे से एक भूतिया पंजे जैसा हाथ बाहर निकला। उसने कासिमो के पास खड़े एक एल्डर को पकड़ा और सीधे फॉर्मेशन में फेंक दिया। एल्डर चीखता हुआ उस रहस्यमय आयाम में जा गिरा जहां ध्रुव मौजूद था। ध्रुव के होठों पर एक ठंडी कुटिल मुस्कान खेल गई। उसे लेवल बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपी पॉइंट्स की सख्त जरूरत थी और देखो, शिकार खुद ही चलकर उसके सामने आ गया था। वो बुदबुदाया,
चलो लेवल बढ़ाते हैं। वो लेवल क्यों बढ़ाना चाहता था? क्योंकि उसे लेवल बढ़ाने पर मिलने वाले शॉप पॉइंट्स चाहिए थे। एरे ड्रैगन द्वारा बताई गई भ्रमनेत्र तकनीक को वो अब सीख चुका था, लेकिन यह भी कारगर साबित नहीं हुई। इस तकनीक से भ्रम तो तोड़ा जा सकता था कि सामने वाली चीज असली है या नकली, लेकिन यह फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव के मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। उसके पास अब आंखों से संबंधित 3 तकनीकें थीं: डीमन, स्नेक आई, थंडर आई और ब्रह्मनेत्र। क्यों ना इन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा वो एक और तकनीक को जोड़ना चाहता था जो सिस्टम में थी, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसे कुछ शॉप पॉइंट्स की जरूरत थी जो लेवल अप करने पर ही मिल सकते थे। अगर वह इन चारों तकनीकों को एक में मिला देता तो शायद फॉर्मेशन तोड़ने की कोई संभावना बन सकती थी। तभी वह एल्डर खड़ा हुआ। उसने ध्रुव को घूरते हुए कहा, यह भ्रम है, सब भ्रम है। तू ध्रुव नहीं है ना? हाँ, मैं ध्रुव नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं। ध्रुव के हाथों में ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड चमकी। बिना कुछ बोले उसने सीधे वार किया। बधाई हो ध्रुव, तुमने अंबर कुल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें 2 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 2000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा एक लेवल बढ़ा है। वर्तमान स्तर दूसरे लेवल का अनंत वीर। बधाई हो ध्रुव, लेवल अप करने पर तुम्हें 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 2000 शॉप पॉइंट्स और एक विशेष इनाम मिला है। सिस्टम की आवाज कई बार गूंजी, पर ध्रुव ने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया सिवाय शॉप पॉइंट्स के। वो उत्साह के साथ बोला, इतने पॉइंट्स में तो काम हो जाएगा, चलो अब तकनीक खरीदते हैं। वो तुरंत सिस्टम शॉप में गया और सभी शॉप पॉइंट से एक कस फायर नामक तकनीक खरीद ली। फिर उसने सिस्टम में स्किल फोर्ड सेक्शन खोला और चारों तकनीकें थंडर आई, डेविल स्नेक आई, ब्रह्मनेत्र और कस फायर को चुना। हे ऊपर वाले, हे देवी, कुछ अच्छी तकनीक बनाना जो इस कम्भक फॉर्मेशन को तोड़ सके। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ लिए और मन में प्रार्थना करने लगा, सिस्टम 4 तकनीकों के बदले बस एक तकनीक बना रहा हूं तो कुछ खराब मत बना देना। इसके बाद उसने फौज बटन को दबा दिया। स्किल फौज प्रक्रिया 4 तकनीकों का सम्मलन थंडर आई, डेविल स्नेक आई, ब्रह्मनेत्र और कस फायर शुरू हो चुका है। कृपया 10 मिनट प्रतीक्षा करें। सिस्टम जल्दी कर, वो अधीरता से बुदबुदाया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन अब 10 मिनट इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ध्रुव ने आसमान की ओर देखा और कहा, बहादुर वीरन अरहद मीनराज, बस थोड़ी देर और रुको। ध्रुव के दिल में चिंता शुरू हो गई, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो इस फॉर्मेशन को तोड़कर ही रहेगा, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। दूसरी ओर कासिमो ने जब अपने एक आदमी को फॉर्मेशन में फेंके जाते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कालकंटिक, तू क्या करना चाहता है? कालकंटिक ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस ग्रेट एल्डर को इतना याद दिलाना चाहता हूं कि यह महल कुलपति का है। अगर कोई यहां औकात से बाहर जाता है तो अंजाम अच्छा नहीं होता। उसकी आवाज में साफ अहंकार था। उसे कासिमो का कोई डर नहीं था। अगर उनके बीच लड़ाई भी होती तो वह पीछे नहीं हटता। कासिमो की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चिल्लाया, तू खुद को समझता क्या है? तू बस अंबरक कुल का एक पालतू कुत्ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अहंकार दिखाने की? क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर वह स्वाभाविक रूप से नाक था। कालकंटक ने हंसते हुए कहा, हाथ लगाकर देख। उसी पल हॉल का माहौल अचानक बदल गया। एक शक्तिशाली ताकत दबाव डालते हुए आए। एक आकृति उतरी और कासिमो को घूरते हुए ठंडे स्वर में बोली, कासिमो, तू मेरे लोगों को छूना चाहता है? आने वाला कोई और नहीं बल्कि गुप्त कक्ष से लौटा शत्रुघ्न था। आधे घंटे पहले की तुलना में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। जाहिर है इस आधे घंटे में उसने कोई अच्छी चीज हासिल की थी। कासिमो का दिल कांप उठा। वो तुरंत दब गया। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने मुश्किल से कहा, कुलपति। उसने पहले हाथ उठाया। हपी हिच। शत्रुघ्न ने अपनी आस्तीन झटकी और ठंडे स्वर में फफकारा, कासिमो, अभी अभी स्वामी ने मुझे बुलाया था। अगर तूने फिर से मुझे ध्रुव को नियंत्रित करने से रोकने की कोशिश की तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। वो यही चाहते हैं, समझा? कासिमो का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, हालांकि उसके दिल में नफरत भर गई थी। स्वामी का नाम लेकर मुझे दबाना शत्रुघ्न, मैं तुझे इतनी आसानी से ध्रुव को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। शत्रुघ्न ने आगे बढ़कर दिलवेग फॉर्मेशन की ओर देखा और पूछा, फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? कालकंटक ने जवाब दिया, कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। फिर शत्रुघ्न तुरंत फॉर्मेशन में चला गया, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव को देखा एक पल को उसकी बाहें सिकुड़ गईं। फिर वो ठंडी हंसी के साथ बोला, डेविल शरीर, तो क्या तुझे लगता है कि डेविल शरीर होने से तू मुझसे बच जाएगा?
शत्रुघ्न की आवाज ध्रुव के आयाम में गूंजी और उसने कहा, ध्रुव मानना पड़ेगा, तेरे पास कई तुर्क के पत्ते हैं, लेकिन क्या तुझे सच में लगता है कि तू डेविल बनने से अपने डर को छिपा लेगा? इसके बाद उसने एक शक्ति लहर छोड़ी, लेकिन वास्तव में ध्रुव के डेविल रूप का कोई डर नहीं था। फिर भी शत्रुघ्न आत्ममुग्ध होकर हंसा। चन की तेरे डेविल शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, तो चल मैं तुझे तेरे साथियों से मिलाता हूँ। उसी वक्त ध्रुव के आयाम में 4 पारदर्शी पर्दे उभरे, जिनमें से एक पर बहादुर पूरा खून से लथपथ दिख रहा था। वो लगभग मरने की कगार पर था और स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अपने सामने खड़े ध्रुव को देखते हुए उसने पूछा, मास्टर मास्टर, आपको क्या हुआ? शुरू से अंत तक बहादुर ने कोई भी जवाबी हमला नहीं किया। वो ध्रुव को उस पर हमला करने देता रहा जो एक भ्रम था। उसके दिल में उसके सामने खड़ा ध्रुव उसका मास्टर था। यह सच में मूर्खता थी। उसके दिल में सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं ध्रुव उसे छोड़ ना दे या पराया ना कर दे। बहादुर की तरह अरहद भी खून से लथपथ और मृत्यु के कगार पर था। उसके सामने भी ध्रुव था जो उस पर पागलपन से हमला कर रहा था, और अरहद ने भी कोई जवाबी हमला नहीं किया। शत्रुघ्न आत्ममुग्ध होकर हंसा और बोला, ध्रुव, अपने साथियों को यातना सहते देखना मजेदार है ना? बस तू हाँ कह दे, मैं उन्हें तुरंत छोड़ दूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें कभी नहीं छूंगा। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शब्द नहीं बोला। शत्रुघ्न फिर से हंसा और बोला, तो चल बाकी दोनों को भी देख ले। इस मीनराज को देख, जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसे लगता है कि वह देवजल कबीले के प्रमुख के सामने घुटने टेक रहा है, लेकिन वो वास्तव में मैं हूं। हाँ हाँ। वो बेचारा कीड़ा, और इस छोटे लड़के को देख वो गहरी नींद में सो रहा है। उसे लगता है कि वह अपनी माँ की गोद में है, लेकिन वो एक कुत्ते की गोद में है। हाँ हाँ हाँ। वो लगातार उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, पर ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा। तुरंत शत्रुघ्न हिला और बोला, ध्रुव, क्या तू जानना चाहता है कि इस दिलवेग फॉर्मेशन का मूल कहाँ है? दरअसल इस फॉर्मेशन का मूल निनाया है। क्या तू इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है? तो क्यों ना तू उसे मार दे। तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तू सिर्फ मेरी बात मान सकता है, वरना मैं तेरा जीवन नरक बना दूंगा। शत्रुघ्न बोलता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि ध्रुव कोई प्रतिक्रिया नहीं देता रहा है, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो, उसने अपना धैर्य खो दिया और ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, फिर अब तू उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखेगा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। शत्रुघ्न ने तुरंत फॉर्मेशन की शक्ति में बदलाव कर दिया। बहादुर पर हमला कर रहे ध्रुव ने अचानक गति बढ़ा दी। उसकी ताकत बढ़ गई और बहादुर लगातार खून उगल रहा था। वो इसे और सहन नहीं कर पा रहा था। वह मरने वाला था। उस पल में अचानक ध्रुव के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, फौज प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तुमने एक नई कर्सने तकनीक बनाई है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? हाँ, ध्रुव ने तुरंत कहा। अचानक वह अपने मूल रूप में लौट आया। उसी पल में उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव हुआ। उसकी एक आंख पूरी काली हो गई और उसमें 3 लाल बिंदु दिखने लगे, जबकि दूसरी आंख पूरी लाल हो गई और उसमें 3 काले बिंदु थे। तेरी आंखें, शत्रुघ्न चौंक गया। उसने पहले लाल और काली आंखें देखी थीं, लेकिन कभी इस तरह की आंखें नहीं देखी थीं जो सर्पिल आकार में बदल गई हो। इसके अलावा ध्रुव की आंखों से खून बह रहा था। ध्रुव ने कुटिल आवाज में कहा, तूने पहले कभी नहीं देखी, जल्दी ही तुझे देखने को मिलेगा। शत्रुघ्न हंसते हुए बोला, हाय एमपी, हे ध्रुव, यह दिल वेग फॉर्मेशन है। डॉक वर्ल्ड की फॉर्मेशन, तू इसे कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। मैं तुझे सलाह देता हूं कि मेरी बात मान ले, वरना तू बहुत बुरा मरेगा। वो दिल वेग फॉर्मेशन की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। ध्रुव तो भूल जाओ, एक 9वें लेवल का ब्रह्मवीर भी इसे नहीं तोड़ सकता था। यह एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो इस दुनिया की नहीं थी। वह इसे कैसे तोड़ सकता था? इसलिए शत्रुघ्न निडर था। उसे ध्रुव के फॉर्मेशन तोड़ने की बिल्कुल चिंता नहीं थी, बल्कि वह आत्ममुग्ध होकर हंसा और बोला, मैं तुझे आखिरी मौका देता। इससे पहले कि शत्रुघ्न की बात खत्म होती, ध्रुव की बाईं आंख हिली, जिसमें तीनों लाल बिंदु एक चक्री की तरह घूमे और अचानक एक साथ चिपक गए। अब वो फॉर्मेशन के आर पार दूसरे आयाम में भी देख पा रहा था। तो यह डॉक वर्ल्ड की फॉर्मेशन है ना? बुरा मरना चाहता है? आखिरी मौका। चल मैं तुझे दिखाऊंगा कि आखिरी मौका क्या होता है। ध्रुव ने आसमान की ओर गर्जना की। उसके शरीर की सारी शक्ति उमड़ पड़ी और उसकी बाएं आंख में इकट्ठा होने लगी। वो जोर से गरजा, ब्लेज फायर। काली आग का एक गोला गर्जना करता हुआ निकला, जिसमें काली बिजली कड़क रही थी, मानो यह ब्रह्मांड को तबाह करने आया हो। यह गोला शत्रुघ्न के चेहरे को चीरता हुआ फॉर्मेशन से टकराया। केवल इतना ही नहीं, इसकी काली आग काली बिजली के साथ कड़कती हुई पूरी फॉर्मेशन में बिखर गई। यह इतना अचानक था कि शत्रुघ्न बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। दिल वेग फॉर्मेशन क्या थी? यह डॉक वर्ल्ड की फॉर्मेशन थी, जिसे धरती पर कोई नहीं तोड़ सकता था।
लेकिन अब यह अपने आप जल रही थी और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। जलने के तहत फॉर्मेशन ढह रही थी। आधे मिनट से भी कम समय में पूरी फॉर्मेशन टूट जाएगी। इसके अलावा शत्रुघ्न अब फॉर्मेशन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। काली आग द्वारा इसे जलते देख उसका दिल चिंता से भर गया। उसी समय ध्रुव हवा में उड़ा और जोर से चिल्लाया, बहादुर अरहत वीरण मीनराज। उसकी आवाज बिजली की तरह थी, जो उनके दिमाग में विस्फोट की तरह गूंजी। अचानक चारों ने तेजी से अपनी चेतना वापस पा ली। बहादुर ने एक गुस्से भरी गर्जना की ताबूत को पीठ पर टिकाए और हाथ में ठंडर हथौड़े को कसते हुए उसने हवा में फटती दरार पर एक जोरदार वार किया। चल अब टूट जा। यह वार बेहद खतरनाक था। फॉरेशन और तेजी से टूटने लगी। काली आग अभी भी जल रही थी। तुरंत चारों वॉर गॉड्स ध्रुव के पास आ गए, जो हवा में तैर रहा था। इनाया जमीन पर बेहोश थी। बहादुर ने कहा, मास्टर, यह अभी क्या था? ध्रुव ने कहा, अभी तुम सब अपने अपने भ्रमों में थे। यह फॉर्मेशन द्वारा बनाया गया भ्रम था। मीनराज, अरहत, तुम लोग नीचे जाओ और इनाया की रक्षा करो। बहादुर वीरन, तुम हुनलडस से निपटो। मैं इस किंग से निपटता हूं। ध्रुव ने जल्दी से कहा। उसकी आंखें शत्रुघ्न को ठंडे स्वर में घूर रही थी और बोला, तो तेरी यह फॉर्मेशन अजैती है ना? भ्रम है ना? चल मैं तुझे दिखाऊंगा कि भ्रम तकनीक क्या होती है। तभी उसकी दाईं आंख हिली। ब्लड डोमेन। उसी वक्त शत्रुघ्न एक खूनी गोले में कैद हो गया। बाहर से देखने में भले ही यह एक छोटा सा लाल गोला लगता हो, लेकिन अंदर से यह एक छोटी खूनी दुनिया जैसा था, जहां आसमान खूनी धुंध से भरा था और आसपास सब कुछ खून से भरा था। ध्रुव ऊपर से भगवान की तरह नीचे देख रहा था। ठंडी मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए, मेरे डोमेन से आया में स्वागत है। हा हा। यहाँ ध्रुव भगवान था, वही शासक था। एक ख्याल के साथ शत्रुघ्न का शरीर अचानक खून की दलदल में डूब गया और एक काली विशाल मृत्यु की दरती उसकी गर्दन पर रख दी गई। ध्रुव ने कुटिल हंसी हंसी। मर शत्रुघ्न की आंखें और शरीर कांप रहा था, जैसे उसने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो। नहीं मत। दरती ने धीरे धीरे कटाई शुरू की। उसकी गर्दन से खून बहने लगा। वो दर्द से चीखना चाहता था, अपनी जान की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, मानो जुबान पर ताला लग चुका हो। कोई भी मृत्यु के डर को पार नहीं कर सकता था। भले ही शत्रुघ्न एक ब्रह्मवीर था, उसका स्वभाव और चेतना सामान्य व्यक्ति से ऊपर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एक विकसित व्यक्ति था जो सभी भ्रमों को आसानी से तोड़ सकता था। उसने अचानक एक खंजर निकाला और अपनी जांघ में घोंप लिया। इसी के साथ ब्लड डोमेन टूट गया। आसपास की खूनी धुंध छट गई और वास्तविक दुनिया में लौट आई। मगर उसकी गर्दन पर एक खून का निशान था और उसकी पतलून गीली थी। यह साफ था कि उसने डर के मारे पतलून गीली कर दी थी। वो गुस्से में चिल्लाया, ध्रुव। ध्रुव के होठों का कोना मुड़ा और उसने ठंडी हंसी हंसी, क्या हुआ? मजा नहीं आया? तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में? आगे यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। शत्रुघ्न गुस्से से भड़क गया। कुत्ते, मैं तेरी जान निकाल लूंगा। ध्रुव बिल्कुल नहीं डरा और बोला, मैं भी तेरी जान निकालना चाहता हूं। शत्रुघ्न ने अब और ज्यादा बकवास नहीं की। वह पलक झपकते ही ध्रुव के सामने आ गया। एक कुटिल हंसी के साथ उसने सीधे ध्रुव के सीने पर हथेली से हमला किया। अब बच के दिखा कमीने। ध्रुव अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। उसके शरीर पर क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षक शक्ति सक्रिय हो गई और उसने तुरंत अपने दिल में गर्जना की। 9वें लेवल की सोलस्टम तकनीक सुपर सोल मोर फलक हथेली 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम वक्त में ध्रुव की तीनों तकनीक सक्रिय हो गई। जैसे ही शत्रुघ्न की हथेली उसके सीने से टकराई, उसी समय ध्रुव की हथेली भी बिजली की गति से शत्रुघ्न के सीने पर लगी। 2 जोरदार धमाके गूंजे। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। जमीन में धंस गया। एक गहरा गड्ढा बन गया और गड्ढे के आसपास दरारें पड़ गईं। शत्रुघ्न ने भी एक मुट्ठी खून उगला। उसका शरीर दीवार से टकराया, जिसने हॉल को खंडहर में बदल दिया। इस बार ताकत का टकराव बराबरी का था। हालांकि जिस पल ध्रुव जमीन पर गिरा, उसका शरीर उछला और तुरंत सामने की ओर उड़ा। उसकी रफ्तार अद्वितीय थी। शत्रुघ्न एक ब्रह्मवीर था। अगर उसे सांस लेने का मौका मिला तो वह ध्रुव का काम तमाम कर देगा। इसीलिए ध्रुव उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। जब सामने वाला कमजोर हो तो उसे तुरंत मारने में फायदा होता है। उसी पल कालकंठे के काले कोहरे की तरह ध्रुव के सामने आ गया। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत अपने दिल में कहा, रागनार, इसे संभालो। आसमान से एक बास्केटबॉल गिरा और एक धमाके के साथ इसने जमीन को फाड़ दिया।
एक राक्षस की तरह रागनार कालकंटिक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी पल कासिमो भी ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ा। हयातों, ध्रुव ने कहा। जी मास्टर। एक चमकती हुई तलवार के साथ ध्रुव के बगल में हयातो भी आ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाया, मृत्यु सारे दुखों का इलाज है, तो चलो मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूं। दोनों महाशक्तिशाली योद्धा ध्रुव के 2 अवतारों द्वारा रोक दिए गए और ध्रुव अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से शत्रुघ्न की ओर बढ़ रहा था। उसने दूर से ही उसकी ओर एक हमला किया, तूफान कट। शत्रुघ्न जो जमीन से अभी अभी उठा था, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक तूफान ने उसे घेर लिया। लेकिन अगले ही पल उसने एक हाथ के झटके से उस तूफान को मिटा दिया और गुस्से में चिल्लाया, ध्रुव, तू इन छोटे मोटे हमलों से मुझे मारना चाहता है। यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। हालांकि यह तूफानी वार तो बस शत्रुघ्न को धोखा देने के लिए था। ध्रुव ने एक और वार किया, मैग्मा स्लैश। तूफान के बीच ध्रुव का शरीर एक चमकती रोशनी की तरह आया और उसने सीधे शत्रुघ्न को उड़ा दिया। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड फिर से हिली और ध्रुव ने जोर से दहाड़ा, ड्रैगन स्लेयर तकनीक 1000 कट। एक चक्रवात उठा, ब्लेड पागलपन से नाची। पूरा हॉल ब्लेड ऊर्जा से भर गया, जो बेतहाशा फैल रही थी। जहां भी ब्लेड ऊर्जा गई, सब कुछ चूर चूर हो गया और हॉल का आधा हिस्सा ध्रुव द्वारा उलट दिया गया। ध्रुव हवा में पागलपन से नाच रहा था। 687वां कट, 837वां कट, 1000वां कट। आखिरी बार भारी रूप से नीचे गिरा, जिसने शत्रुघ्न को जमीन में गाड़ दिया। लेकिन शत्रुघ्न के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, बस इतना ही क्या? तू बस इतना ही कर सकता है? हाँ, यह काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। शत्रुघ्न की एचपी भी एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था, जो 4.8 अरब तक पहुंच चुकी थी। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। उसी पल उसके हाथ से ड्रैगन स्लेयर गायब हुआ और अमृति स्वॉर्ड का ताबूत भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक ताबूत का ढक्कन खुला और हवा को चीरती हुई कई तलवारें उड़कर बाहर निकली, जो सीधे शत्रुघ्न के सिर पर ताबड़तोड़ गिरी और घमंड कर ध्रुव ने तंज कसा। हर तलवार पिछली से ज्यादा खतरनाक थी और हर तलवार पिछली से ज्यादा तेज थी। इनमें एक गजब की भेदन शक्ति थी। शत्रुघ्न, जो वापस उठने वाला था, फिर से जमीन में गाड़ दिया गया। हालांकि उसे नुकसान तो हो रहा था, पर जितनी उसकी एचपी थी, उस हिसाब से यह तलवारें उसे पूरे 1 महीने में भी नहीं खत्म कर पाती। ध्रुव ने तुरंत पुकारा, हायरा। थंडर ड्रैगन रड हिला और हायरा अपनी जादुई छड़ी के साथ बाहर निकली, जैसे उसे पता हो कि क्या करना है। उसने अपनी छड़ी लहराई। थंडर बीम। आसमान काले बादलों से भर गया और बिजलियां जोरों से कड़कने लगी। पल में सारी बिजलियां एक बिंदु पर इकट्ठा हुई और एक लेजर बीम की तरह महल की छत को फाड़ते हुए सीधे शत्रुघ्न के सिर पर गिरी। उसके बाल झुलस गए, कपड़े चिद्दों में बदल गए और शरीर के हर हिस्से से खून बस रहा था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी, मानो कोई भिखारी हो। इतने लंबे समय के बाद हायरा भी काफी विकसित हो चुकी थी। अब वो न केवल एक बड़े दायरे में, बल्कि उस पूरी शक्ति को सिर्फ एक बिंदु पर भी लक्षित कर सकती थी। इससे उसका हमला और भी खतरनाक हो जाता था। शत्रुघ्न अच्छा लग रहा है। यह मेरे दोस्तों, मेरे परिवार से उलझने का नतीजा है, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके दिल का गुस्सा पागलपन से बाहर निकल रहा था। शत्रुघ्न भी गुस्से में था। वो ध्रुव के लगातार हमलों से पूरी तरह दबा हुआ था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन इसका क्या फायदा, जब तक कि वह हमला ना कर सके। केवल आधे मिनट में शत्रुघ्न की एचपी आधी खत्म हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके बाल टूट गए, उसका चेहरा काला पड़ गया था और वह जितना दयनीय हो सकता था, उतना दयनीय दिख रहा था। हायरा अपना हमला करने के बाद वापस थंडर ड्रैगन रोड में चली गई। अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ वह सिर्फ इतना ही कर सकती थी। शत्रुघ्न को जैसे ही बिजली के झटकों से राहत मिली, वह तुरंत उठा और अद्वितीय रफ्तार से ध्रुव की ओर दौड़ा। लेकिन उसी पल एक भारी हाथ नीचे गिरा। 10 लाख गुना गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ उस हाथ ने शत्रुघ्न को वापस उड़ा दिया। यह दानुज राक्षस का हाथ था, जिस पर जंजीरें लिपटी हुई। वो गहरे गड्ढे में पड़े शत्रुघ्न पर हंसते हुए बोला, मेरे मास्टर के सामने तेरी खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? इस जन्म में उठने की सोचना भी मत। न केवल दानुज राक्षस ध्रुव ने बाकी दोनों राक्षसों को भी बाहर बुला लिया था। धरती राक्षस ने तुरंत अपनी धरती शक्तियों का इस्तेमाल कर शत्रुघ्न को जमीन पर कसकर बांध दिया, जिससे वह हिल भी ना पाए। तभी ठंडा राक्षस हिला और उस पर बिजली गिराई। दानुज राक्षस ने भी दोबारा अपने हथौड़े जैसे हाथ से वार किया। तीनों राक्षसों ने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए। शत्रुघ्न पूरी तरह से दब चुका था। अच्छा लग रहा है ना? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, जो मेरे लोगों को छूते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, ध्रुव ने कुटिल स्वर में कहा।
शत्रुघ्न की तेजी से घटती एचपी को देखते हुए उसने चिल्लाया, हमला करते रहो जब तक कि यह मर ना जाए। इसी बीच एक दूसरी जगह पर लगता है शुरू हो गया। सर्गेश्वर के होठों का कोना एक ठंडी मुस्कान के साथ मुड़ा और उसने कहा, अब मेरी बारी है मंच पर आने की। चाहे कोई शक्तिशाली हो या कमजोर, युद्ध का तर्क एक ही है। अगर तुम मृत्यु से नहीं डरते तो तुम उन लोगों को डरा सकते हो जो मृत्यु से डरते हैं। अगर तुम कमजोर हो लेकिन तुमने शक्तिशाली के एक कमजोर बिंदु को पकड़ लिया तो तुम उस बिंदु के सहारे उस शक्तिशाली योद्धा को भी मार सकते हो। ध्रुव भी वही कर रहा था। उसने शत्रुघ्न को वार करने का मौका ही नहीं दिया। वो एक के बाद एक घातक वार कर रहा था। क्या हुआ अगर उसके पास अरबों की एचपी थी? ध्रुव के पास बहुत सारी चालें थीं। वह उससे बिना थके कई घंटों तक लड़ सकता था। हालांकि सच्चाई को भी नहीं ठुकराया जा सकता। 4.8 अरब एचपी वाकई बहुत ज्यादा थी। ध्रुव बस इतना ही कर सकता था कि लगातार वार करता रहे। अभी उसके पास ऐसी कोई भी चाल नहीं थी जो कुछ 100 करोड़ या अरब एचपी का नुकसान कर सके। भले ही वह अब एक दूसरे लेवल का अनंत वीर था, उसने सोचा था कि वह इस स्तर पर किसी को भी पल में खत्म कर सकता है, लेकिन शत्रुघ्न उससे पूरा एक स्तर ऊपर था, एक ब्रह्मवीर। ध्रुव को अब लग रहा था वह वाकई अभी बहुत कमजोर है। उसकी अपनी शक्तियों के साथ वो शत्रुघ्न को मारना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकता था। अगर ध्रुव के पास इतनी मजबूत शक्ति नहीं हुई जो घातक नुकसान कर सके, तो भविष्य में उसका जीवित रहना भी मुश्किल होगा। आखिरकार अमर महल अब अमृतद्वीप अंधकार, लोक शून्य भूमि और यहाँ तक कि बर्बर क्षेत्र के योद्धाओं से संपर्क कर रहा था ताकि उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाया जा सके। ऐसे खौफनाक गठबंधन के सामने वह कैसे टिकेगा? यह बात तो उसने बर्बर क्षेत्र में कदम रखते ही महसूस कर ली थी कि वह बस एक कुएं का मेंढक है। अगर वह जल्दी और शक्तिशाली नहीं बना तो वह कैसे अपनों को बचा पाएगा? कैसे ड्रैगन विपदा से बचेगा? और अब तो डार्क वर्ल्ड के लोग भी उसके पीछे थे। बस एकमात्र रास्ता और ज्यादा शक्तिशाली बनना था, तभी वह सारी मुसीबतों से निपट सकता था। लेकिन चाहे शत्रुघ्न को मारना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ध्रुव उससे मरते दम तक लड़ेगा। गहरे गड्ढे में पड़े शत्रुघ्न का सामना करते हुए ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और दहाड़ा अनंत स्वॉर्ड मार्ग। अमृति स्वॉर्ड ने शत्रुघ्न पर पागलपन से वार किए। फिर ध्रुव के हाथ में स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी चमकी और उसने चिल्लाया, गर्दन हरण। कुछ लाख का नुकसान हुआ, लेकिन यह समंदर से बस एक बूंद कम करने जैसा था। अभी भी नहीं मरा, देखते हैं तू कितने समय तक टिक सकता है। ध्रुव की मुट्ठियां फट पड़ी। उसकी बाहों में आदमखोर किंग कान गैप की शक्ति उमड़ी। गहरे गड्ढे में पड़े शत्रुघ्न का सामना करते हुए उसकी मुट्ठियां तूफानी बारिश की तरह गिरी। पहाड़ तोड़ मुंह के 1000 वार। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुझे मार नहीं सकता। तो क्या अगर तेरे पास 8 अरब की एचपी है, अगर मैं तेरी रक्षा को तोड़ दूं तो चाहे। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। आप में से बहुत से लोग चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन सच बात यह है कि मेंबरशिप लेने का कोई खास फायदा नहीं है, ना आपको और ना मुझे। सच्चाई यह है कि जब आप YouTube पर मेंबरशिप लेते हैं तो 30% हिस्सा सीधा YouTube खुद रख लेता है और लगभग 20% हिस्सा इंडिया में टैक्स और बाकी चीज़ों में कट जाता है। यानी अगर आप 100 देते हैं तो मेरे पास मुश्किल से 50 भी नहीं पहुंचते। आपकी मेहनत की कमाई का आधा पैसा तो प्लेटफॉर्म और टैक्स में ही चला जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप मत लीजिए। इसके बजाय आप डायरेक्ट पेमेंट, UPI, QR कोड का इस्तेमाल करें। इससे 100% पैसा सीधा मुंह तक पहुंचेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मेरा UPI ID, QR कोड है। डायरेक्ट सपोर्ट करें, प्लेटफॉर्म को अमीर ना बनाएं। धन्यवाद।